सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर करेंगे अपना अपना भाग्य क्लास 10th ICSE साहित्य सागर का चैप्टर नंबर 5 जिसके राइटर है जैनेंद्र कुमार। तो अपना अपना भाग्य रिटन बाय जैनेंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम अनाउंस करना चाहता हूँ जिन लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में आंसर दिया था तो और जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं नूरुद्दीन भाई, देन मधुमिता, और यहाँ पर ब्रेन स्पार्क्स ने भी पिछले वीडियो में आंसर दिया था। न्यू ईयर्स ईव, मतलब जो न्यू ईयर्स ईव वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब कि आंसर दिया था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड चलो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं अपना अपना भाग्य। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना अपना भाग्य का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अपना अपना भाग्य से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो ये मतलब कि इस चैप्टर में एक बच्चे की गरीबी को बताया गया है कि वो बच्चा कितना गरीब था और वो कितनी मेहनत से, मतलब वो कितना गरीब था और आखिरी में उसकी मौत हो जाती है। मतलब यहाँ पर बताया गया कि हमारे समाज में ऊंच नीच का कितना भेदभाव होता है और गरीब अमीर में कितना अंतर होता है। मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने यहाँ नौकरों की तरह। तो यही बताया गया है। तो गाइस इसमें कुछ खास नहीं है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जैनेंद्र कुमार थे इनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। ये कब पैदा हुए थे? ये हमारे जो जैनेंद्र साहब हैं ये 1905 में इनका जन्म हुआ था। ओके, मतलब 20वीं सेंचुरी के महालेखक थे, 20वीं सदी के महालेखक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में हुआ था। देन यहाँ पर उसके बाद बताया गया इनकी बहुत सारी फेमस जो मतलब कि जैसे बहुत सारी फेमस उपन्यास हो गई, जैसे उसमें फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पंजेब आदि, ये सब इनकी क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थी। और उनकी कुछ कहानियों में हत्या खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, पंजेब, ये सब क्या थी? उनकी कुछ कहानियाँ थी। तो इनके बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है, खाली इतना ही था। अब हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, मतलब चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं अपनी कॉपी से पूरा पढ़ूंगा और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी इन द सेंस की अपनी साहित्य सागर की बुक आप लोग ले लीजिए और एक पेंसिल लेके जरूर बैठ जाइए। आपको लग रहा होगा कि मैंने पेंसिल यहाँ पर नहीं ली है, लेकिन मैं पेंसिल लेके बैठ चुका हूँ। इस टाइम पे फिलहाल खो चुकी है क्योंकि मैंने ली जरूर थी। ओके, ये है। सो गाइस ये है पेंसिल और ये कॉपी लेके बैठ जाओ आप लोग। अभी मैं मार्कर थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ क्योंकि मार्कर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ओके देखो, तो चलो ध्यान से सुनो कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ स्किप मत करना, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो लोग होते हैं, मतलब दो दोस्त हम लोग कह सकते हैं जैसे। तो वो लोग क्या होते हैं? सही नहीं बन पा रहा है। तो मतलब कि वो लोग एक टेबल है और टेबल पे दो लोग बैठे हुए हैं। मामा आपको कोशिश करेंगे कि वो दृश्य के बारे में हम लोग आपको बता सकें। ओके, इस टेबल पर यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं। ओके, मतलब कि इनके पास कोई काम नहीं होता है, बस जाके टेबल बैठ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ठंडी होती है क्योंकि वो नैनीताल वाला एरिया होता है। ओके, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, मतलब धीरे धीरे शाम हो रही थी। रुई के रेसे भी से भाप से बदले हमारे सिरों को छू कर बेरोग घूम रहे थे। मतलब यहाँ पर देखो फिर से समझो, रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू कर बेरोग घूम रहे, मतलब जो बर्फ़ गिरती है वो हमारे बालों को छूकर इधर उधर जा रही थी। देन हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते हैं। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊपर से बारिश में जो बर्फ़ गिरती है वो कभी कभी हल्के हो जाते हैं, हल्के कलर, कभी नीले, कभी सफ़ेद और कभी लाल हो जाते हैं। देन बताया गया है और जैसे हमारे साथ वो खेलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वहाँ की नेचर है, मतलब वहाँ को जो मतलब किसी में ठंडी पड़े तो जो बर्फ़ गिरी उसका बताया गया कि किस तरह गिर रही है और कैसे कैसे लग रहा है। उसके बाद देखो 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र को उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा चलिए भी, मतलब जो पहला दोस्त था उन्होंने दूसरे से कहा भाई चलो यार अब कितनी देर बैठोगे। तो हाथ पकड़कर वो अरे, तो दूसरे दोस्त ने कहा अरे जरा बैठो। तो इसने इससे कहा चलो, तो इस दूसरे वाले ने कहा अरे बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। मतलब जब उसको अब अगर आपका कोई दोस्त है वो आपसे कहे बैठो तो आप बैठ ही सकते हो हाथ पकड़ के। सनक में
छुटकारा पाना आसान ना था, मतलब कि वो पकड़ा गया था, उसको बैठे बैठे इसका मन नहीं लग रहा था, बोर हो रहा था। ओके, आसान न था, और जरा बैठना भी जरा ना था, ज़रा ना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि एक मित्र अचानक बोले देखो वह क्या है। मतलब कि यहाँ पर वो जो कह रहा था चलो यहाँ से, वो गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसको यहाँ बैठने के लिए बार बार कह रहा था। फिर हुआ, मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मतलब कि यहाँ से बहुत सारा कोहरा था, तो यहाँ पर एक लड़का था जो इनकी तरफ आ रहा था। लड़का इन से हम लोग कह सकते हैं कि ये रोड है हमारी, तो ये लड़का इनकी तरफ आ रहा था। मतलब वो लड़का बहुत ठंड में था और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। ओके, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला रहा था। मतलब ऐसे ऐसे करके चला रहा था वो, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे वहाँ पर ये लोग बैठे थे ऐसे ऐसे करके चला जा रहा था। ओके, फिर उसके बाद बताया गया है नंगे पैर, नंगे सिर और एक मैली सी कमीज लटकाए। मतलब उसने सिर ऊपर बनियान पहन रखी थी और नंगे सर था, मतलब टोपी भी नहीं थी, न पैर में कुछ पहने हुआ था, तो वो ऐसे ही ठंडी में चला आ रहा था। मैंने कहा होगा कोई, पर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। मतलब पता नहीं, उसका मन कहीं और था और जा कहीं और था, जा कहीं और था। कहाँ जाना चाहता है, न दायां था न बायां था, मतलब न उसका कोई दोस्त था, न उसकी मम्मी थे, न पापा थे। उसके बाद पास की चुंगी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकियों के, मतलब जो टैक्स यहाँ पर लिया जाता है। चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा तो कोई 10-12 साल का लड़का था। मतलब कि यहाँ पर एक चुंगी थी जहाँ पर टैक्स लिया जाता था, टैक्स हाउस, तो यहाँ पर इनका टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पर एक लगी थी लालटेन की वजह से ये लड़का दिख गया था इनको कि वो लड़का था 10-12 साल का। फिर बताया गया है गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा रहे हैं। मतलब जब बहुत ठंडी लगती तो माथा सिकुड़ नहीं जाता ऐसे, तो उस तरह इनका यही हाल था। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। मतलब वो किसी को देख नहीं, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों यहाँ घूम रहा। मतलब एक ने कहा कि दुनिया सो गई, तू यहाँ क्यों घूम रहा। बालक मूक फिर बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा था। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं, नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से मुंह खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थी यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं, हाँ। कहाँ, 15 कोस दूर गाँव में। तू भाग आया, हाँ। क्यों, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए थे, अब वह नहीं है। कहाँ गया, मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। जिसके यहाँ काम करता था ये लड़का, उसके साहब ने उसे मार दिया था। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे, मतलब जहाँ पर उसको काम मिल सकता था। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर कश्मीरी दूसरा लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको तो दोस्त इन्होंने कहा आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का। तो सामने वाला मतलब कि साहब ने कहा, दोस्त ने कहा कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं। जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। आज ही ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में अवगढ़ छुपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उनको उठा लाए कहीं से भी, लो जी नहीं यहाँ रोक लो। मतलब इनका कहने का मतलब कि मुझे, अगर जो इनका दोस्त है जो कि दूसरा लपेटे हुए आ रहा था, तो उसने कहा कि अगर आप इन्हें जानते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं जानते हो, आप इन्हें कह रहे हो बेईमान नहीं, कल मेरे यहाँ से कुछ लेकर भाग गए तो मैं क्या करूँगा। तो यही बात हो रही थी। आप मानते हैं ना, आप मानते नहीं, मैं क्या करूँ, मैं माने क्या खाक। तो उसने कहा मैं क्या खाक मानूं, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। फिर वो सोने चला गया और वह 4 रुपया रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने, मच्छरदानी पर झटपट सोने चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं समंजस में रहा
तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तेज सी लग रही थी, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लें, फिर किसी और की चिंता करना। मतलब कि दूसरे दोस्त ने कहा, हमने स्वार्थ बताया उसके, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो ले, फिर किसी की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो लाचारी कहो, निठुराई कहो, या बेहाई है, मतलब ये बेशर्मी जो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पाव में नहीं आया। मतलब जहाँ पर उस दिन वो उस होटल में नहीं आया था। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, हम अपनी नैनीताल सैर खुशी ख़त्म करने को, मतलब जब वो अपनी पूरी खुशी जो सैर था वहाँ घूमने गए थे, तो वो जब हो चुका था, उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमें ना समझे। मतलब हमें उसकी जो लड़का था उसकी क्या, वो कोई था, वो कोई होगा था, तीनों लोग क्या समझे कि उसके लिए क्यों ये इंतजार करे, कोई होगा, उसको पता भी नहीं था ना कौन है वो। मोटर में सवार होते ही समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो एक पहाड़ी लड़का है वो पिछली रात मर गया है। तो मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। मतलब जो मरा था, तो जो लड़का था वही मर गया था फाइनली। उसके बाद आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियाँ और पैरों पर बर्फ़ ही हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने। ओके, यहाँ पर जो इसका ओवरव्यू है कहानी का ये है कि मतलब कि एक जो लड़का होता है उसकी कोई मदद नहीं करता, वो गरीब होता है, और ये दो लोग मिलते तो हैं उससे, लेकिन ये जो दो दोस्त होते हैं इनसे मिलते हैं, इनको काम दिलवाते हैं, लेकिन अब जिसने काम नहीं दिया तो ये लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर दूसरे वाले ने कहा चलो हम लोग आराम कर ले चल के, तो उन्होंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, कहा चलो हम लोग आराम कर लें। लेकिन यहाँ पर किसी ने इस लड़के का ध्यान न दिया। ओके, तो इस लड़के का ध्यान न देने की वजह से अगले दिन जब ये सुबह पूरी अपनी सैर करके, मतलब पैकिंग वैकिंग करके चल देते हैं, तो इन्हें गाड़ी से जाते हैं, तो इनको एक लोग बताते हैं कि एक 10 साल का पहाड़ी लड़का जो कमीज पहने हुए था, ना सर में कुछ था ना पैर में कुछ था, तो वो मर चुका है। तो इसको पता चल जाता है कि हाँ ये वही है जो हमें पिछली रात मिला था। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपना अपना भाग्य। तो अपना अपना भाग्य, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग इसका उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उससे पहले हम लोग इसका उद्देश्य डिस्कस करेंगे। तो देखो, कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त सर्वथा परता मनुष्यों की हृदयहीनता, स्वदेश संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। मतलब यहाँ पर जो लेखक उन्होंने बताया है कि ये दुनिया कितनी स्वार्थपरता है, मतलब कि लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और मनुष्य के हृदय में मतलब कोई भावना ही नहीं है दूसरे के लिए। मतलब यहाँ पर लोगों ने बताया कि मनुष्य बहुत हृदयहीन है, जैसे उनके पास दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये है देन संवेदन शून्य, मतलब वो सब कुछ देख तो रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तथा गरीबी का चित्रण करना, उन्होंने कहा ये गरीब है, इसको हम काम नहीं देंगे। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती तथा यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया। मतलब यहाँ पर जो आज के समय के लोग हैं उनके अंदर दयालुपन, मतलब कि जो काइंड होते हैं, काइंड जो दया दिखानी होती है वो, और परोपकार जो दूसरे के ऊपर उपकार किया जाता है, वो दोनों चीज़ उन आदमी की, आज के समय के आदमी के अंदर ख़त्म हो चुकी है, मानो गायब हो गई है। जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी, हाँ अब देखो यहाँ पर वो लड़का घूम रहा था, लेकिन मरने के बाद लोगों ने कहा कि उसका वो भाग्य था, अपना अपना भाग्य होता है, जिसकी जब मौत होनी होती हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं, तो अगर कल इसको कपड़ा मिल जाता, मतलब इसको काम मिल जाता, वो अपने साहब के यहाँ रह लेता, तो इसकी मृत्यु ना होता। लेकिन लोगों ने कहा अपना अपना भाग्य है ये, इसको कोई नहीं बदल सकता। सो गाइस, आई होप कि जैनेंद्र जी की आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।